अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज़। तो नाज़रीन, हम भी ज़रा यूसुफ साहब और जाहिद साहब हम ज़रा एक छोटी सी समर हॉलीडेज़ पर थे जिसमें हमने ईद की छुट्टियां गुजारी और उसके बाद बजट आया वफाकी और उसके बाद अब जब चीज़ें ज़रा सेटल डाउन हो गई हैं तो स्पोर्ट्स वर्ल्ड के साथ हम लोग हाजिर हैं। और आज सबसे पहले हम एक अच्छी खबर शामिल करेंगे और वो ये है कि न्यूजीलैंड के पाकिस्तानी नैयार हारिस से पहले पाकिस्तानी फुटबॉलर हैं जो कि क्लब वर्ल्ड कप में हिस्सा लेंगे। और इसके साथ साथ चंद दिन पहले साबिक कप्तान सना मीर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम का एजाज़ मिल गया है और यकीनन ये जो खबरें हैं ये पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसके साथ साथ अब कौमी सिलेक्शन कमेटी जूं की तू काम करती रहेगी। जो अफवाहें थी वो दम तोड़ गई हैं और अब रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल ने नेशंस लीग का फाइनल भी जीत लिया है। और अभी इस वक्त की अगर बात की जाए तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल लॉर्ड्स में जारी है। क्रिकेट में कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट का सिलसिला भी जारी है। प्लेयर्स के जो रेजिग्नेशंस हैं वो सामने आ रहे हैं, रिटायरमेंट ली जा रही है, इसकी क्या वजूहात है और दीगर दिलचस्प मौज़ूआत को जिक्र करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम और हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खालिक साहब भी। आप तीनों को वेलकम कहूँगी और उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं आगाज़ करती हूँ जाहिद साहब आपसे। इस वक्त वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है खेला जा रहा है, आज दूसरा दिन है। इस वक्त जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी है और अगर अभी कुछ देर पहले के स्कोर की बात करें तो 121 रन बना लिए थे, 5 खिलाड़ी आउट हो गए। तो आप क्या समझेंगे इनिंग्स में किसका पलड़ा भारी रहेगा? देखिए, इधर 2 साल का टेन्योर होता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का और 2 साल के बाद फाइनल का दिन आता है। लॉर्ड्स एक किस्म का न्यूट्रल ग्राउंड है दोनों टीमों के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी और साउथ अफ्रीका के लिए। लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर हमदर्दियाँ जो शायकीन मौजूद हैं, जो हकीकी मानों में कहना चाहिए कि लॉर्ड्स के शायकीन के बारे में ये कहा जाता है कि वो टेस्ट क्रिकेट को ख़ास तौर पर एंजॉय करते हैं, दोनों टीमों का साथ देते हैं और वो इस वक्त जो है साउथ अफ्रीका का ज़्यादा साथ दे रहे थे। जहाँ तक पहली इनिंग्स का तल्लक है तो टॉस जीतकर मेरा ख्याल है एक अच्छा फ़ैसला किया था साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बूमा ने और खातरख्वाह फ़ायदा उठाया। रबाडा ने भी, मार्को जॉनसन ने भी, उन्होंने 212 पे एक मौके पर 67 पर उनके 4 खिलाड़ी आउट थे। स्टीव स्मिथ और वेबस्टर ने जो अच्छी इनिंग्स खेली, फिर स्कोर मजमूई जो है 212 तक पहुंच गया। जवाब में एक अच्छी बॉलिंग की क्योंकि क्लाउडी डे था, मैं आपको बताऊं वहाँ पे, और ये प्रेडिक्शन भी है कि 5 दिन जो है क्लाउडी दिन होगा। दरमियान में कुछ अरसे के लिए धूप निकली थी जब स्टीव स्मिथ और उनके साथी बैटिंग कर रहे थे। एक लंबा स्कोर हुआ, वरना लंबा स्कोर करना मुश्किल है। ये स्लोपी कहना चाहिए पिच है, थोड़ी सी कमेंटेटर्स के दरमियान का लेकिन नोक झोंक भी हुई। रवि शास्त्री ने तवज्जो दिलाई थी कि लॉर्ड्स की जो पिच है, ग्राउंड है, वो स्लोपी है और मज़ीद उसको स्लोपी किया गया है। लेकिन कीवन पैटरसन कहते थे ये खेल का हिस्सा है, लेकिन वो एक अच्छी और दिलचस्प गुफ्तगू थी। कज़ाफ़ी में भी थोड़ा सा ग्राउंड ऐसा ही है, उस पर बड़ी अच्छी बॉलिंग की रबाडा ने। और फिर ख़ास तौर पे 5 विकेटें लेने के बाद जो रबाडा ने गुफ्तगू की थी, उसने कहा था मुझे लगता है ये मैच साउथ अफ्रीका में हो रहा है और हमारे जो शायकीन यहाँ पे मौजूद हैं तमाशाई, वो भरपूर हमारा साथ दे रहे हैं। इसके पीछे खैर एक लंबी कहानी आगे चल के बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के साथ वो क्यों हमदर्दी नहीं रखते। माजी में जो एशेज सीरीज़ होती हैं बहुत कांटे की होती हैं, जैसे पाकिस्तान इंडिया के मैचेस होते हैं, वो कुछ ना कुछ तमाशाइयों के भी दिल में होता है कि इनके साथ हमारे क्रिकेट के मैदान में ख़ास तौर पर अच्छा सलूक नहीं है। तो 212 रन था, मेरा ख्याल है अच्छा स्कोर कर लिया था ऑस्ट्रेलिया ने। जवाब में बड़ी अच्छी नफ़ी तुली, उनकी फुल स्ट्रेंथ बॉलिंग साइड है। पैट कमिंस हैं, उनके जो हैज़लवुड वापस आ गए और बहुत ही अच्छा उन्होंने स्टार्ट दिया, अच्छी बॉलिंग की उन्होंने। शुरू में ही उन्होंने 30 या 34 रन पे उन्होंने 4 विकेटें ले ली थी। उनका ज़्यादातर इन्हिसार लगता था कि टेम्बा बूमा जब तक रहेंगे, क्योंकि बूमा एक ऐसे प्लेयर हैं, माजी में अगर देखें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को ख़ास तौर पर तो उनका बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं किया जाता, लेकिन उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कई मैच बचाए भी हैं और कई जितवाए भी हैं। लेकिन आज वो अच्छा खेल रहे थे, अच्छा स्टैंड दे रहे थे, 36 रन बनाकर आज वो आउट हो गए। मुश्किल होगा लीड लेना साउथ अफ्रीका के लिए, अभी तक लगता है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में या क्रिकेट में वैसे भी कहा जाता है कि आखिर गेंद तक कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी तक अगर देखा जाए तो ऑन पेपर ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत बेहतर है। बिल्कुल, लेकिन अभी तक बाबूमा की कैप्टनसी में कोई टेस्ट हारा भी नहीं है। वही मैं तो कह रहा हूँ, बूमा बहुत अच्छे प्लेयर हैं, उनको वो क्रेडिट उतना मिलता नहीं है जितना बाकी प्लेयर्स को मिलता है। लेकिन वर्ल्ड टेस्ट पे क्योंकि सबकी नज़रें हैं लॉर्ड्स पे और इस वक्त तक जो है ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है और यकीनी तौर पर इनको बहुत संभल कर खेलना होगा। लीड लेनी होगी साउथ अफ्रीका को, जो कि मुश्किल दिखाई देता है। मेरा ख्याल 91 रन अब भी चाहिए क्योंकि लंच का वक्फा हो चुका है, खेल इस वक्त रुका हुआ है। लेकिन दूसरे दिन के एंड पे एक सूरत हाल जो है खुलकर सामने आ जाएगी कि पलड़ा जो है किस कदर और किसके हक में बैठता है। बिल्कुल। सलीम साहब, आप क्या कहेंगे? ऑस्ट्रेलिया इस वक्त अगर हमें तगड़ी दिखाई भी दे रही है, लेकिन जैसे कि जिक्र भी किया कि बाबूमा की कैप्टनसी की बात की जाए, तो आपको क्या लगता है इस टेस्ट चैंपियनशिप में अभी तक के स्कोर को देखते हुए किसका पलड़ा आपको भारी लग रहा है?
इस वक्त तो देखें 5 विकेटें गिर चुकी हैं साउथ अफ्रीका की, तो मैच तो ऐसे कभी आप समझें कि अगर उन्होंने लीड नहीं ली तो फिर तो ऑस्ट्रेलिया का ही पलड़ा भारी रहेगा। हालांकि बॉलिंग बहुत अच्छी की थी साउथ अफ्रीका ने और वाडा 5 विकेटें ले उड़े। आपको पता होगा इस मैच से पहले वो उनकी कंट्रोवर्सी चली थी, कोकीन यूज की थी उन्होंने, जिसके बाद उनका डोप टेस्ट आ गया पॉजिटिव और वो छुपाई गई बात, फिर आईपीएल से वापस गए, बाद में वो फिर वापस आए। इस मैच से पहले भी ये बातें हुई कि शायद ऑस्ट्रेलिया जो उसका ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स रिवायती तौर पर स्लेजिंग करते हैं तो उनको इस हवाले से उनका मजाक उड़ाएंगे, फिक्रे कसेंगे, लेकिन जो कि कैप्टन है ऑस्ट्रेलिया के उन्होंने कहा हमारी ये रिवायत नहीं है, हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अब तो उन्होंने ऐसी जबरदस्त बॉलिंग की, बल्कि उन्होंने क्या सारे फास्ट बॉलर अब तक जैसे 15 विकेटें गिरी हैं उनमें से 13 फास्ट बॉलर नहीं आउट किए हैं प्लेयर्स। फास्ट बॉलर्स का पलड़ा भारी है और कल ओवरकास्ट का कंडीशन थी और बादल छाए हुए थे, उसमें टॉस जीत कर जिस तरह ऑस्ट्रेलिया को खिलाया और उनकी टीम को जल्दी आउट किया साउथ अफ्रीका का बहुत जबरदस्त उसमें कारकर्दगी थी। लेकिन बाद में जो उनकी टॉप ऑर्डर बैटिंग थी वो नाकाम हुई। अब कुछ रिकवरी मोड पे है, लेकिन अब पता चलेगा कि जो सेकंड सेशन है उसमें किस तरह खेलते हैं। अगर लीड ली उन्होंने तो फिर मैच में ऐसा है कि मजा आएगा। और दूसरी बात ये कि इस टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल तो हो रहा है, लेकिन साथ साथ बहुत ज्यादा इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी आ रही है कि इसका जो फॉर्मेट है, खास तौर पे कोई टीम 9 मैच खेली है, किसी ने ज्यादा 15-16 खेले हैं और आगे पहुंची है टीमें, तो किसी के ज्यादा मैच होते हैं, किसी के कम होते हैं। साउथ अफ्रीका 2-2 मैच की सीरीज खेलती है, इंग्लैंड ने 5 मैच कभी कभी खेलता है, तो उस वजह से। और इसके अलावा इंडिया पाकिस्तान का मैच भी नहीं होता इसमें, तो ये असल टेस्ट चैंपियनशिप नहीं है। ये आप कह लें कि आईसीसी कोशिश अपनी कर रही है किसको करने की, लेकिन ये असल टेस्ट चैंपियनशिप नहीं है। इसके फाते को आप ये नहीं कह सकते कि दुनिया की बेहतरीन टेस्ट टीम है, क्योंकि फॉर्मेट में भी काफी मसाइल हैं और इसके अलावा पाकिस्तान इंडिया मैचेस भी नहीं है। और आखिरी बात इस सवाल के हवाले से, जो लॉर्ड्स में मैच हो रहा है, तो लॉर्ड्स में हमेशा ही ऐसा होता है कि टेस्ट क्रिकेट देखने के लिए बहुत लोग आते हैं, बल्कि वहां तो ऐसा भी होता था कि जब चौके लगते थे एक जमाने में तो वो तालियां भी इस तरह हल्के हल्के बजाते थे। गोरे बेचारे जो बाबे बैठे थे, शायद अब टाइम काफी हो गया, बहुत सारे उनमें से रहे भी ना हो। और वहां पे जो करीबी रेलवे स्टेशन है, जो ट्यूब स्टेशन है, ब्लैक में टिकट फरोख्त होती है वहां पर टेस्ट मैचेस की आप होते हैं, तो कितना लोगों को वहां शौक होगा। लेकिन क्रिकेट का असल मजा लॉर्ड्स में ही है। कभी आपको मौका मिले जाके देखिएगा, आपको आइडिया होगा कि एक दुनिया भर की क्रिकेट एक तरफ, लॉर्ड्स की क्रिकेट एक तरफ। सही, ठीक है यूसुफ, आपकी जानिब आऊँगी। अगर हम साउथ अफ्रीका की ही बात करें, ऑस्ट्रेलिया की जो इनिंग रही उसमें हमने देखा कि बड़े अच्छे जो ऐसे प्लेयर्स हैं उन्होंने बड़ा अच्छा किरदार, जैसे अगर स्टीवन स्मिथ की बात करें और उसके बाद अगर वेबस्टर की बात करें तो यकीनन इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग में बड़ा अच्छा स्कोर किया। ऑस्ट्रेलिया अब तक भी बड़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। देखें हिफ्ज़ा, क्रिकेट के घर में खेलना हर टीम की ख्वाहिश होती है। मेरी तो ये तमन्ना थी कि पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया की जहाँ यहाँ पर खेलती नज़र आती, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। हमने कोशिश तो बहुत की, लेकिन आखिरी नंबर पर हम रहे। इतनी तो बहुत सारी खामियाँ थी और मेरी हमदर्दियाँ साउथ अफ्रीका के साथ हैं, क्योंकि अभी तक वो कोई भी आईसीसी का टाइटल शायद यूसुफ हमने सुना होगा नंबर 1 पे आना है, बस पहले या आखिरी वो नहीं हमने सोचा। लेकिन इसमें थोड़ी सी एक अच्छी बात यह है कि एक पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद है जो आज इस टेस्ट का हिस्सा भी बनी फाइनल का, और वो है सना मीर। आपको एक रवायत है वहाँ की लॉर्ड्स की कि जब भी वहाँ पर खेल शुरू होता है एक बेल बजाई जाती है, जिसको आईसीसी के सदर ने, जो चेयरमैन है जयशाह, उन्होंने पहले दिन बजाया था। आज सना मीर को ये एजाज़ हासिल हुआ, तो पाकिस्तान की पहली खातून भी हैं जिनको ये एजाज़ हासिल हुआ है कि वो उन्होंने बेल की। इसके बाद जो आज का दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ, तो यकीनी तौर पर साउथ अफ्रीका की जो इस वक्त पोजीशन है वो इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन टेस्ट मैचेस में इतनी तौर पर एक जो सेशन होता है वो खासा अहमियत का हामिल होता है, और उसमें अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपकी पोजीशन बेहतर हो सकती है। मेंटली तौर पर स्किल वाइज तो ऑस्ट्रेलिया की टीम को मजबूत समझा जा रहा है और उसने साबित भी किया अपने खेल से, लेकिन हमारी हमदर्दियाँ चूँकि साउथ अफ्रीका के साथ हैं तो कोशिश होगी कि साउथ अफ्रीका उस मैच में कामयाब करें और उनको लिए ये टेस्ट फाइनल भी जीते। लेकिन जहाँ पर कंडीशन अगर देखी जाए तो लॉर्ड्स की वो इतनी तौर पर ऑस्ट्रेलिया को फेवर करती हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम के पास अच्छा गेम प्लान है, जिसकी वजह से उन्होंने थोड़ा अपनी पोजीशन को बेहतर किया, और आने वाले जो वक्त होगा, इस वक्त तो यहाँ पर बारिश शुरू हो गई है लॉर्ड्स में, क्योंकि लॉर्ड्स में बारिश और लंदन में बारिश तो आपको पता किसी वक्त भी शुरू हो जाती है, जिससे ये थोड़ा अब खेल रुक गया है। अब देखते हैं लंच के वक्फे के बाद दोबारा ये खेल कब शुरू होता है और कौन सी टीम का भला फिर बाद में जाके बारी रहता है।
हिफ्ज़ा यही बात मैं थोड़ी सी बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम का ना यहाँ एक तो रेगुलर ओपनर्स के साथ नहीं गए तो ज़रा हैरान कौन है, क्योंकि कौन स्टार्स को साथ लेके गए हैं। आपको याद होगा जब इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी तो वहाँ जिसने छक्के मारे थे और शोहरत इख्तियार की थी उनको बाहर बिठाया गया। मे भी उनका ख्याल स्टीवन स्मिथ से ओपनिंग करवाएं, शायद वो बाद में ना माने हों कि मैं अपने नंबर पर जाना चाहता हूँ, तो लबूशीन से उन्होंने ओपनिंग कराई। उस्मान ख्वाजा उनके साथ गए थे। उस्मान ख्वाजा की अगर पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस देखें, सिवाय कमज़ोर श्रीलंका के जहाँ वो अच्छा खेले थे, और उनकी परफॉर्मेंस जो है बिल्कुल अप टू दी मार्क नहीं है, और 3 ओवर मेडन खेल कर वो 0 पर आउट हो गए थे। तो एक तो ये बात थी। नंबर 2 कैप्टनसी, और यहाँ पर अभी जो जिक्र यूसुफ साहब भी कर रहे थे, मेंटली ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत मजबूत है। आपको माजी में याद होगा कि जब वर्ल्ड क्रिकेट कप हो रहा था इंडिया में, तो जब पैट कमिंस से ये सवाल किया गया कि 1.25 लाख का क्राउड है यहाँ पे स्टेडियम में और इंडिया का साथ दे रहा है, तो कैसा फील कर रहे हैं। उन्होंने कहा यही तो मज़ा आता है कि जब मैं इनको चुप कराऊंगा। इसी तरह से जोकोविच भी यही कहते हैं कि जब मुखालफाना नारे लगते हैं किसी कोर्ट में तो मेरे अंदर ज़्यादा एनर्जी आती है। तो यहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले यही बात की थी पैट कमिंस ने कि कोई बात नहीं, मुझे एहसास है कि ज़्यादा क्राउड हमारा साथ नहीं देगा, साउथ अफ्रीका का साथ देगा, लेकिन हम अपने परफॉर्मेंस से साबित करेंगे हम बेहतर हैं। माजी में देखा जाए तो मेंटली तौर पर ये टीमें बहुत बेहतर हैं। मैक्सवेल ने पिछले दिनों रिटायरमेंट ली थी, जो उनका बयान था वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा कि मेरी हेड कोच से बात हुई है, मुझे लगता है कि मैं इनके जो है ना अगले प्लान का हिस्सा नहीं हूँ, अगले वर्ल्ड कप का, और मैं वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूँ। ये सीरीज़ वगैरह मेरे लिए माने नहीं रखती। यानी उनके प्लेयर्स की ऐसी ग्रूमिंग है, मेंटली इतने मजबूत हैं कि बड़े इवेंट्स में वो डिफरेंट खेल पेश करते हैं और पूरा जान तोड़कर खेल पेश करते हैं। इसलिए ऑस्ट्रेलिया का अमूमन जो है बड़े इवेंट्स में ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत अच्छा खेल पेश करती है। ठीक है, लंच ब्रेक थी, बारिश भी हो रही थी, लेकिन अब ज़रा प्लेयर जो हैं वो वापस आना शुरू हो गए हैं ग्राउंड में। अब जब खेल स्टार्ट होगा तो देखते हैं कि साउथ अफ्रीका किस हद तक अपनी जो पोजीशन है उसको मजबूत कर पाता है या नहीं। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं। सलीम साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। अफवाहें की जा रही थी या सिलेक्शन कमेटी जो है PCB की, उसमें कुछ चेंजेस एक्सपेक्ट की जा रही थी, लेकिन अब वो तमाम अफवाहें दम तोड़ गई हैं। जो सिलेक्शन कमेटी है वही बरकरार रहेगी, अब वही काम करेगी। और इसके साथ साथ सिकंदर वक्त और अगर सरफराज अहमद के इख्तियारात के हवाले से जो बात की जा रही थी, उसकी अब तक अभी कुछ खास ऐलान नहीं हुआ। देखिए, बहुत पिछले कुछ दिनों से हमें देखने में आया है कि एकदम से अफवाहें क्रिकेट के हवाले से बढ़ गई हैं, और बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं, सिलेक्शन कमेटी बदल गई, ये आ गया, वो आ गया, ये टीम में नहीं होगा, ये होगा। एकदम से ये शुरू हुआ है अफवाहों का सिलसिला। और PCB मगर उसकी तरदीद करते रहता था ऑफ द रिकॉर्ड। पहली दफा ये सिलेक्शन कमेटी वाली जो बात थी वो रिकॉर्ड का हिस्सा भी बनाया। PCB ने पूरा प्रेस रिलीज किया कि जी सिलेक्शन कमेटी में हम कोई चेंज नहीं कर रहे, और अब वही पुराने वाले जो सिलेक्टर्स हैं वही काम करेंगे। हालांकि क्रिटिसिज्म बहुत आया, टीम की परफॉर्मेंस भी बहुत खराब रही थी, सिवाय जो भी हम लोग जीते हैं। लेकिन शायद PCB की यही कोशिश है कि जो कंटिन्यूटी है वो बरकरार है, इसलिए उन्होंने चेंज नहीं किया। आकिब जावेद के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई थी। अब तो वो अकेडमी में चले गए, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, लेकिन एज अ सिलेक्टर वो है। इसी तरह अलीम डार के ऊपर लोग कहते हैं कि यार ये कैसा सिलेक्टर है, तो अंपायर था, इसको कैसे बना दिया। इसी तरह असद शफीक के बारे में कहा जाता है कि वो बिल्कुल यस मैन है, जैसे पहले मोहम्मद यूसुफ हमारे हुआ करते थे, असद शफीक भी बिल्कुल यस मैन है। लेकिन वो सारे बरकरार हैं सिलेक्शन कमेटी में, सिर्फ वो जो डाटा एनालिस्ट है उनको चेंज किया है PCB ने। तो शायद पुराने जो फैसले हैं उन सब की जो तसल्सल है वो बरकरार है। मगर अब देख रहे हैं परफॉर्मेंस कैसी रहती है और हमारी टीम आगे कैसा खेलती है। जब किसी मजबूत हरीफ से हमारा मुकाबला होगा, खुशकिस्मती से आगे तो अभी बांग्लादेश है, उसके बाद वेस्ट इंडीज है। वेस्ट इंडीज की वो टीम जो अभी इंग्लैंड में तीनों T20 हारी, तीनों वनडे हारी, इतनी स्ट्रांग है नहीं। उनको के घर पे सब शेयर होते हैं, और वो सीरीज में भी अब सुना है T20 मैचेस तक उसको महदूद कर दिया जाएगा। लेकिन जब ऐसे ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड या ये इस तरह की टीमों से इन टीम्स की बात आती है, फिर परफॉर्मेंस का और एक्चुअली आपका इम्तिहान होता है प्लेयर्स की परफॉर्मेंस का भी। जाहिद साहब, आपको क्या लगता है जो सिलेक्शन कमेटी को कंटिन्यू किया गया है, इसकी क्या रीजंस हो सकती हैं, चेंजेस क्यों नहीं की गई? तो देखिए, काफ़ी देर से PCB इस सिलसिले में खामोश था। जब अफवाहें फैलती हैं तो PCB वजाहत करने में काफ़ी ताख़ीर करता है। मुकम्मल तौर पर खामोश थे, और ये अफवाहों ने उस वक्त ज़्यादा जन्म लिया था जब 22 खिलाड़ियों का ऐलान किया गया था, क्योंकि हमारे सोर्सेज बताते थे कि वहाँ पे आकिब जावेद, माइक हैसन और सलमान आगा ने मिलकर ये 22 खिलाड़ियों का इंतखाब किया है।
बाकी सेलेक्टर्स को उन्होंने जो है उन तक अप्रोच नहीं की या उनको एतमाद में नहीं लिया गया। इससे अफवाहें बुनियादी तौर पर ज़्यादा फैली थी, ज़्यादा खबरें सामने आईं। लेकिन अब क्योंकि इंतज़ार तकरीबन अब टीम का भी अनाउंस करना था, अब हो सकता है PCB ने फैसला किया हो कि इनको ही बरकरार रखना है, क्योंकि आपको याद होगा अज़हर अली भी नेशनल क्रिकेट अकेडमी में जॉब करते हैं। फिर इसी दौरान सिकंदर बख्तर और सरफराज के बारे में भी आया, जिन्होंने इस्लामाबाद में 1 या 2 मीटिंग्स अटेंड भी की हैं, लेकिन उनके बारे में ताहाल जो है PCB जो है वो ऑन द रिकॉर्ड मुकम्मल तौर पर खामोश है। हाँ, अलबत्ता इधर उधर से खबरें मिल रही हैं कि जी वो एक थिंक टैंक के तौर पर काम करेंगे, अपने प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के बारे में सिलेक्शन कमेटी को आगाह करेंगे। लेकिन अब कम अज़ कम ये सिलसिला ख़त्म हो गया और मैं समझता हूँ कि अगर सरफराज को उसमें लेते हैं तो ये एक अच्छा फ़ैसला है। सरफराज एक वाहिद कैप्टन या ऐसे प्लेयर हैं, माजी में जब भी देखें उन पर सवाल हुआ कि आप टीवी पे बैठकर तबसरे क्यों नहीं करते, लोगों के बारे में बात क्यों नहीं करते, कि उन्होंने हमेशा ये जवाब दिया कि मैं दिन के साथ खेलता रहा हूँ, उनके बारे में कोई नेगेटिव बात करूँ या कोई भी ऐसी बात जो उनको दुखी करे या उनको नेगेटिव पोर्ट्रेट करे तो वो मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं देता। जहाँ तक सिकंदर बख्श साहब का तल्लक है तो एक TV चैनल पर बैठकर वो तमाम प्लेयर्स के बखिया धेड़ चुके हैं, बाबर आजम के, रिजवान के और बाकी प्लेयर्स के भी। और यहाँ फिर वही होगा कि शायद बोर्ड जो है वही अपनी रवायत को बरकरार रख रहा है कि जो किसी TV चैनल पर बैठकर जो है वो अपने तेज़ तबसरे करते हैं, जिसकी बाद मिसाल है मोहम्मद आमर बिसेन और कई प्लेयर आए हैं ऐसे, और इसी तरह से सिकंदर बख्श को भी शायद आपने उसमें शामिल कर लिया। लेकिन इन दोनों के बारे में ताहल PCB जो है वो ऑफिशियली खामोश है, इसके बारे में कोई वजाहत बिल्कुल नहीं अभी तक कोई पिक्चर क्लियर नहीं है, थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं आई हमारे सामने। यूसुफ, अगर हम बात करें बांग्लादेश का दौरा है वेस्ट इंडीज़ का, इसके लिए कौमी T20 का इंतखाब किया जाएगा। इस इंतखाब में बाबर और रिजवान की, बल्कि T20 में उनकी पोजीशन क्या देखते हैं? देखिए फिजा, एक तो अच्छी बात है कि सिलेक्शन कमेटी को बरकरार रखा गया, इसमें कोई ज़्यादा तब्दीलियां नहीं की गई। एक बंदे को सिर्फ चेंज किया गया, वो भी अच्छा किया उन्होंने, उसको चेंज किया, और जिसको लिया तलाक उसको वोटिंग राइट उसमें नहीं होगा। और एक और अच्छी चीज़ जो देखने को मिली है माजी की गलतियों से सबक सीखते हुए, ये कि कप्तान और कोच के साथ जो मुशावरत उसको ज़रूरी करार दिया गया। जब आपको याद होगा जब हेड कोच की बुरी जिम्मेदारियाँ निभा रहे थे आकिब जवेद, उस वक्त कप्तान और कोच की राय को बिल्कुल अहमियत नहीं दी गई थी, जिससे मसाइल भी पैदा हुए। अब ठीक है, गलतियाँ हमने की और दोबारा हम अच्छे उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सिलेक्शन कमेटी के बाद जहाँ तक सरफराज अहमद का भी जिक्र हुआ, मेरे इत्तलात के मुताबिक सरफराज अहमद को जो चेयरमैन के कंसल्टेंट के तौर पर साथ रखने की कोशिश की जा रही है, उनको वहाँ पर उनसे काम लिया जाए, हर मामले में उनकी क्रिकेट के वाले से मुशावरत उनकी हासिल की जाए, बतौर कंसल्टेंट वो जिम्मेदारियाँ अदा करें। लेकिन इस बारे में अभी तक हतमी तौर पर कोई अप्रूवल कोई अभी तक सामने नहीं आ पाई। पाकिस्तान की टीम को अब जाना, चूँकि बांग्लादेश, उसके बाद वेस्ट इंडीज़ का टूर है हमारा, और उसके बाद अफगानिस्तान की टीम ने यहाँ पर आना है, लेकिन अब उसको भी ट्राई नेशन की शक्ल देने की कोशिश की जाए, जिसकी इब्तदाई बातचीत भी जारी है। इन तीनों सीरीज़ के लिए अब नौजवान खिलाड़ियों के साथ एक टीम तैयार करने की कोशिश की जा रही है। सिलेक्शन कमेटी के जो इब्तदाई मुज़ाकरात हैं, बातचीत है, मुशावरत वो हो चुकी है हेड कोच के साथ भी और कप्तान के साथ भी। और उसमें यकीनी तौर पर आपने बेहतर फरमाया कि बाबर आजम, रिजवान, शहनशाह अफरीदी ये फ़िलहाल हमें दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन साथ ये भी वाज़ेह किया गया है कि इन खिलाड़ियों पर दरवाजे बिल्कुल बंद नहीं हुए। इनको सिर्फ अपनी जो स्किल है उसको थोड़ा बेहतर करने की ज़रूरत होगी। जो इस वक्त रिक्वायरमेंट है T20 की, जिसमें स्मार्ट क्रिकेट आपने खेलनी है, उसको बेहतर करना, स्ट्राइक रेट को, वो ज़रा उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। अच्छी बात है कि पाकिस्तान अब नौजवान खिलाड़ियों के साथ जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शहनशाह अफरीदी कैसे बॉलर यकीनी तौर पर हो सकते हैं जिनकी कमबैक उनको करवाना चाहिए, उनको थोड़ा एतमाद देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बॉलर की अगर बात की जाए तो उसमें ज़्यादा इतनी काट दिखाई नहीं देती शहनशाह अफरीदी के बगैर। अभी तो हमने अपने डोमेस्टिक में अपनी सीरीज़ खेल रही हैं, तो उसमें यकीनी तौर पर हमें देखा कि नौजवान खिलाड़ी जो फास्ट बॉलर थे वो अच्छा करते दिखाई, लेकिन जब हम बाहर जाकर खेलेंगे यकीनी तौर पर उससे जो मसाइल सामने आएंगे वो हमें थोड़ा बेहतर करने की ज़रूरत होती है। यानी इन प्लेयर्स की पोजीशन कह लें या जगह कह लें, इस वक्त ये है कि पिक्चर यहाँ पर भी क्लियर नहीं है, मुकम्मल दरवाजे बंद नहीं हुए, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस पे, अपनी चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है ताकि बेहतर परफॉर्म किया जा सके। यहाँ हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सलीम साहब, आपकी जानिब आऊँगी। अब 10 जुलाई से कैंप्स लगाए जाएंगे, T20 जो टीम है उसका इंतखाब भी होगा, और सबसे अहम बात यह है कि आगा सलमान को तीनों फॉर्मेट्स का कप्तान बनाए जाने का इम्कान है। इस इम्कान पर आप क्या कहेंगे? देखिए, फिर वही बात जो हमने शुरू में डिस्कस की थी, इस वक्त सब अफवाहों का बाजार एक गर्म है। सलमान अली आगा को कप्तान बना रहे हैं, इसको निकाल रहे हैं, ये सिलेक्शन कमेटी में आ गया, ऐसा हो गया। ऑफिशियली ना कोई PCB का औहदेदार बात कर रहा है इस हवाले से, ना ही किसी और ने कोई ऐसा
ऐलान किया है, बस अज्यूम कर रहे हैं कि जी सलमान चूंकि अभी उसने बांग्लादेश को हरा दिया तो उसको तीनों तरफ का कप्तान होना चाहिए। देखिए शान मसूद की क़यादत में ठीक है पाकिस्तान टीम हारी, लेकिन उसके साथ उसमें और भी जो वाक़यात थे कि बाकी प्लेयर भी कोई परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, वो सब चीज़ें भी देखनी चाहिए। चले खैर, अगर आपको वो पसंद नहीं है तो दूसरे सऊद शकील उनके साथ चल रहे थे। भी सलमान अली आगा एकदम कहाँ से आ गए, ये चीज़ थोड़ा समझ नहीं आ रही। और ये पीसीबी और अभी दूसरी बात टेस्ट होना ही नहीं है, अक्टूबर तक तो कोई टेस्ट ही नहीं है, लेकिन अभी से ही इस पे इतना शोर मच रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। सलमान को देखें, अच्छे प्लेयर है नो डाउट, उन्होंने बड़ा इम्प्रूव किया है, खासतौर पर T20 में उनकी परफॉर्मेंस जिस वक्त उनको कैप्टन बनाया था बहुत ही ज्यादा खराब थी, स्टैट्स उनके बहुत खराब थे, लेकिन उन्होंने इम्प्रूव किया। सीखने की उनमें लगन है और वो सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बंदा अभी आप उसको एकदम लेकर आए तो ये T20 कैप्टन बनाया, फिर आप उसको वनडे कैप्टन बना देंगे, फिर आप कह रहे हैं टेस्ट वीक बना देंगे, उसके बाद तीनों से निकाल देंगे। बिल्कुल, भी तीनों फॉर्मेट्स की कैप्टनसी के साथ प्रेशर भी आ जाता है प्लेयर पे। यूसुफ, आप इस हवाले से आप इस हवाले से क्या कहेंगे, ये कितना अच्छा फैसला होगा अगर तीनों फॉर्मेट्स का कप्तान बनाया जाता है? देखिए हिफ्ज़ा, अभी तक तो कोई ऐसी कन्फर्मेशन नहीं हुई कि उसको तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया जा रहा है, और जहाँ तक मेरी अपनी राय है तो मेरे ख्याल में ये सबसे वर्स्ट फैसला होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। यकीनी तौर पर ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर एक फॉर्मेट को उनको कप्तान बनाया गया है तो उसी तक उनको रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है। एकदम से तब्दीलियाँ, हमने पहले भी जिक्र किया कि पाकिस्तान में क्रिकेट के बिगाड़ की बड़ी वजह बार बार तब्दीलियाँ हैं। बार बार तब्दीलियाँ होंगी तो ना तो कप्तानी में तसलसल आएगा, ना जो खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस में तसलसल आएगा। इसलिए बेहतर ये है कि सलमान अली आगा को T20 तक की महदूद रखना चाहिए। इसके पीछे जो वनडे और टेस्ट की जो कप्तानी उनको अपने साथ कैरी लेके चलना चाहिए। बार बार तब्दीलियाँ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। रिजवान वनडे फॉर्मेट में अगर कप्तान है और रखना है तो मेरे ख्याल में एक अच्छा फैसला होगा। एकदम से इस तरह फिर लड़कों में थोड़ा ग्रुपिंग भी, जैसे हम कहते हैं कि वो उसके नज़र आती है टीम में, तो ये बिल्कुल मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं जाना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता अपने फैसले लें, उसके रिजल्ट के मुताबिक। 1-2 सीरीज़ में अच्छी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर किसी को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाना मेरे ख्याल में कतई दुरुस्त फैसला नहीं होगा। सही। जाहिद साहब, इसके साथ साथ अगर हम बात करें पीसीबी की जानिब से, अब मोहम्मद रिजवान, शाहीन, बाबर को बिग बैश लीग के लिए भी एनओसी जारी कर दिया गया है। अब ये अच्छी चीज़ भी है, लेकिन आपको क्या लगता है इसका रुझान ज़रा बढ़ता जा रहा है? देखिए, क्योंकि दौरा न्यूजीलैंड के बाद जो है ना, दौरा न्यूजीलैंड में भी और इसके बाद भी अभी बांग्लादेश के खिलाफ खेले तो T20 में इन दोनों प्लेयर्स की और तीनों की जगह नहीं बनती थी। और जब बिग बैश के लिए अप्लाई किया उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए, तो इनको एनओसी जारी कर दिया गया। मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि माजी में अगर देखा जाए, क्योंकि ज़ाहिर है IPL में पाकिस्तानी प्लेयर हिस्सा नहीं लेते, इंग्लैंड में जो T20 ब्लास्ट है उसमें हिस्सा नहीं लेते, और आज आके पाकिस्तान जो है बांग्लादेश में लीग खेलते थे या श्रीलंका में खेलते थे। अब डिफरेंट कंडीशंस में खेलेंगे मोहम्मद रिजवान, बाबर, शाहीन या उसामा मीर या जिसको भी इजाज़त मिलेगी, एनओसी मिलेगा, तो एक अच्छा है हमारे प्लेयर्स के लिए कि उन कंडीशंस में खेलने का भी तजर्बा मिलेगा। अभी तक इन प्लेयर्स को ये कह देना या ये समझना कि इनकी एज बहुत हो रही है, वापस नहीं आ सकते, अगर अपने आप में बेहतरी लाते हैं और उन कंडीशंस में भी खेलते हैं ताकि उन टीमों के साथ फ्यूचर में मैचेस होने, तो मेरा ख्याल है बिग बैश के या बाकी जितनी लीग्स भी हैं उनके लिए भी इन्होंने एनओसी जारी किए। एक अच्छा फैसला कहना चाहिए पीसीबी का, जो बिग बैश के लिए उनको एनओसी जारी किए। सही। सलीम साहब, आपकी जानिब आऊँगी। एक तो लीग्स के लिए एनओसी जारी किए, ये यकीनन जाहिद साहब कहते हैं कि अच्छी चीज़ है, उनको खेलने का मौका मिलता है, क्योंकि IPL में खिलाड़ियों को अलाउ नहीं किया जाता। लेकिन इसके साथ साथ 2 खिलाड़ी हैं, निकोलस पुरान और हेनरी क्लासन की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली है। इसके पीछे लीग्स की वजह है, क्योंकि लीग्स मैचेस की तरफ रुझान बढ़ा है, जैसा कि आप भी कहते हैं कि पैसे का चक्कर है। तो आपको क्या लगता है इस तरह के जो फैसले हम देख रहे हैं आजकल, बड़े प्लेयर्स की रिटायरमेंट सामने आ रही है? पैसा फेंक तमाशा देख, ये वाला है मामला। अगर आपको प्लेयर्स को बुलाना है तो आप उनको कितने पैसे दे रहे हैं। खासतौर पे वेस्ट इंडीज में अभी ये बहुत हो गया है कि वहाँ के लड़के, एक तो क्रिकेट का उधर शौक कम हुआ है, लेकिन जब क्रिकेट में आते हैं, थोड़ा नाम कमाते हैं, 2-4 मैच खेलते हैं, उनका मकसद यही होता है कि हमें लीग के कॉन्ट्रैक्ट पकड़ना है, उसके बाद यहाँ से छोड़ देना है। तो ये जिस तरह आपने निकोलस पुरान का नाम लिया, इनका भी ऐसे ही है कि इनका आहिस्ता आहिस्ता नाम बन रहा था काफी, और एकदम से गालिबन 28 साल की उम्र में कौन रिटायर होता है? हमारे पाकिस्तान में तो 42 साल की उम्र तक खेलते रहते हैं क्रिकेटर, लेकिन उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। और मैं एक बात बताऊं, पाकिस्तान में भी बहुत ऐसा हो सकता था कि पाकिस्तानी प्लेयर्स भी रिटायरमेंट लेके लीग खेल रहे होते हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं, क्योंकि दुनिया भर की जो लीग है उसमें आहिस्ता आहिस्ता इंडियंस का कब्जा होता जा रहा है। एक तो IPL है, सबको पता है उनकी,
ILT20 में सिवाय एक टीम को छोड़ के सारी टीमों के ओनर्स जो है वो इंडियन है, वो पाकिस्तानी प्लेयर को लेते नहीं है। तो एक दो प्लेयर पाकिस्तान के ILT20 में खेल रहे होते हैं। और अब दी 100 जो उधर वो एक लीग इंग्लैंड में एक इवेंट हो रहा है, उसमें भी इंडियन ओनर्स बहुत आ चुके हैं, वहां भी पाकिस्तानी प्लेयर्स की एंट्री अब कम हो गई। हाँ, T20 ब्लास्ट है, उसमें पाकिस्तानी प्लेयर खेल सकते हैं। हसन अली खेले थे भी, उन्होंने हैट्रिक भी की, 6 विकेट ली। शान भी पहले उधर खेलते रहे हैं। बांग्लादेश लीग, लेकिन बांग्लादेश लीग एक शेडी लीग है, वो अच्छी लीग नहीं है, उसमें बहुत सारे वाकयात आते हैं जुए के, फिक्सिंग के, इस तरह की। वहां पे तो भेजना ही नहीं चाहिए, लेकिन ऑप्शन नहीं है, हमारे प्लेयर तो वहां चले जाते हैं। अगर हमारे प्लेयर, और बिग बैश का जो आया ना नाम, बिग बैश में जो लिस्ट आई थी, मेरे ख्याल बाबर का तो उसमें नाम भी नहीं था जो पहला इनिशियल आया, तो बाबर को NOC PCB ने दिया है। लेकिन मुझे डाउट है कि उनको कोई टीम लेगी करंट फॉर्म और जिस तरह की वो खेलते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत तेज क्रिकेट होती है। बाबर को चाहिए था इंग्लैंड जाते, काउंटी क्रिकेट खेलते पूरा सीजन और अपनी फॉर्म बहाल करते। तो अगर पाकिस्तान के पास ऐसे ऑप्शन होते, हमारे प्लेयर्स के पास भी, कि वो 4-5 लीग्स खेल सकते थे, तो वो भी चले जाते। आमिर गए थे ना और इमाद गए थे, लेकिन अब दोनों आहिस्ता आहिस्ता बाहर हो रहे हैं। आमिर का तो इंडियन प्रीमियर लीग भी एज अ ब्रिटिश पर्सन खेलने का रहा था, वो ख्वाब भी उनका टूट चुका है। इमाद अब एज उनकी बढ़ रही है, फिटनेस ऐसी नहीं है, तो वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रहे हैं। शोएब मलिक भी दूर हो रहे हैं। लेकिन आप बेफिक्र रहे, यहाँ हमारे यहाँ मुझे नहीं लगता कि मुस्तकबिल करीब में ऐसा होगा कि हमारे प्लेयर लीग की वजह से रिटायर हो। वो कोई बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए कोई रिटायर होगा तो उससे बड़ा बेवकूफ़ तो कोई होगा ही। बिल्कुल। जाहिद साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? कुछ इन्होंने स्टेटमेंट भी दी थी अब इंतज़ामिया के हवाले से। हफ्जा देखें, हेनरी क्लासन और जो पुरान आउट हुए हैं, इन्होंने रिटायरमेंट लिया, तो इससे पहले दोनों ने डिफरेंट मौके पे जो अपने बयान दिए थे, रिटायरमेंट की वजह बयान की थी। हेनरी क्लासन ने कहा था जब चैम्पियंस ट्रॉफी हो रही थी पाकिस्तान में, तो मुझे लगता था कि हमारे जो कोच हैं उनको भी हमारा बोर्ड रखना नहीं चाहता। उन्होंने बोर्ड की बहुत सी पॉलिसियों पर तनकीद की कि मैं नहीं समझता कि मुझे जो है ना मज़ीद क्रिकेट खेलनी चाहिए, क्योंकि मेरा तो चैम्पियंस ट्रॉफी में भी दिल नहीं लग रहा था। यानी उनको बोर्ड की पॉलिसियों पर भी इतराज़ था। प्लस पॉइंट होगा उनका भी लीज का। और हेनरी क्लासन जब आउट हुए हैं तो दुनिया क्रिकेट के जो मिडिल ऑर्डर में सबसे अच्छे बैट्समैन हैं उनमें उनका नाम लिया जाता है। यही यार निकोलस पुरान का है, सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाला, सबसे ज़्यादा T20 मैचेस खेलने वाला। और फिर ज़ाहिर है जब T20 वर्ल्ड कप भी सर पर हो, लेकिन वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड में तो आपको पता है बहुत कुछ होता है। यहाँ बोर्ड्स को, मुख्तलिफ बोर्ड्स को और हमारे बोर्ड्स को भी अपने प्लेयर्स के साथ अपने मरासम या तलकात जो वो बेहतर करने होंगे। क्योंकि आपको याद होगा उनके नारायण गए, आंद्रे रसल गए, फिर डैरन समी एक तवील अरसा तक उनके साथ नाराज़ रहे। कुछ ना कुछ वेस्ट इंडीज़ के बोर्ड के साथ और प्लेयर्स के साथ भी ये होता रहता है। सिर्फ मेरा ख्याल है लीग्स शामिल नहीं है, निकोलस पुरान के भी अपना चक्कर में जाने के चक्कर में बोर्ड की पॉलिसियों का, उनके रवैये का भी बड़ा अमल। हेनरी क्लासन की भी अगर बात करें तो एक तो जैसे कि हमने दोनों खिलाड़ियों की उम्र की बात की है, और उसके अलावा अगर उनकी रैंकिंग की बात करें तो अभी वो नंबर 4 पे आ रहे थे। इस सब के बावजूद भी इतनी जल्दी रिटायरमेंट ले लेना, इसकी वजूहात पे यकीनन सवालिया निशान आता है। यूसुफ, यकीनन ये चंद दिन पहले की बात है, लेकिन एज अ पाकिस्तानी हमारे लिए बड़ी प्राउड की बात है और यकीनन पाकिस्तान का नाम भी इससे रोशन हुआ है। सना मीर की जैसा कि आपने बात भी की थी, उनको हॉल ऑफ फेम का हिस्सा बनाया गया और यकीनन वो पहली पाकिस्तानी खातून क्रिकेटर हैं। और आज जैसे कि आप बता रहे थे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का उन्होंने आगाज़ में बटन दबाकर भी किया, तो यकीनन ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। बिल्कुल हिफ्ज़ा, सना मीर की पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा खिदमत है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि सना मीर की वजह से जो हमारे वुमेन क्रिकेट उसको फ़रोग मिला है, तो यकीनी तौर पर ये कहना आसान होगा। क्योंकि सना मीर जब जिस दौर में उन्होंने 2005 में करियर का आगाज़ किया तो उस वक्त हालात इतने अच्छे नहीं थे, ख़वातीन क्रिकेट के हवाले से इतनी ज़्यादा कोई उसको मकबूलियत भी नहीं मिली थी। लेकिन सना मीर के आने से यकीनी तौर पर थोड़ा उसकी जो परफॉर्मेंस थी, उन्होंने बतौर कप्तान भी साबित किया कि वो पाकिस्तान की सबसे अच्छी क्रिकेटर्स हैं। और उन्होंने अपने रवैये से भी बेहतर करने की कोशिश की कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वुमेन क्रिकेट को ज़्यादा इज़्ज़त दिलवाई जाए। उन्होंने अपनी आवाज़ भी उठाई पाकिस्तान में ख़वातीन की क्रिकेट के हवाले से, बोर्ड से बात वगैरह भी की, कुछ अपने फ़ैसले भी मनवाए उन्होंने, चीज़ों जिस पर एतराज़ भी किया जाता रहा है। लेकिन अब ICC की जानिब से उनको खिदमत को सराहना, मेरे ख्याल में ये पूरे पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। सना मीर यकीनी तौर पर पाकिस्तान की तमाम ख़वातीन के लिए रोल मॉडल हैं कि आप किस किस्म के भी हालात हो, आपने हिम्मत नहीं हारनी, अपने लगन और जज्बे के साथ अपने आगे बढ़ना है। पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेटर भी हैं और यकीनन वो बाकी खिलाड़ियों के लिए भी रोल मॉडल हैं। जाहिद साहब, जाते जाते अगर हम पुर्तगाल ने UEFA नेशंस लीग कप फुटबॉल दूसरी बार जीत लिया है। रोनाल्डो की अगर बात की जाए तो वो इस स्टेज पर भी आकर अगर उनके खेल की बात की जाए तो वो उसी तरह से डेडिकेटेड और उसी तरह से इमोशनल दिखाई देते हैं अपनी जीत को लेकर। काफ़ी जज्बाती मनाजर देखे गए।
हिफ्ज़ा देखें, क्योंकि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल जो है पसंदीदगी इनकी इंतहा तक है, लेकिन इंटरनेशनल प्लेयर्स बाकी टीमें, जब वर्ल्ड कप होता है तो घर घर में टीवी लगा होता है, हर कोई इंटरेस्ट लेता है। पाकिस्तान फ़ुटबॉल का तो आपको पता ही है, बुरा हाल है। लेकिन जहाँ तक आपने रोनाल्डो का जिक्र किया, जो यूएफा नेशंस का फ़ाइनल जीता है उन्होंने स्पेन के ख़िलाफ़, स्पेन की टीम बहुत मजबूत थी, लेकिन वहाँ पे पुर्तगाल ने अच्छे खेल का मुजाहरा किया और रोनाल्डो की टीम जीती। जिक्र मैं करना चाहूँगा रोनाल्डो का कि 38 साल की उम्र में ये जो प्लेयर हैं ये सही मानों में प्रोफेशनल प्लेयर हैं। हमारे क्रिकेटर्स की बात की जाए, किसी दिन उनका खेलने का मूड नहीं होता, किसी दिन वो अंडर पावर अपना खेल पेश करते हैं, फिर ग्रुपिंग है, सब कुछ है। लेकिन ये जो प्लेयर्स हैं बड़े, जो दुनिया में इज़्ज़त भी कमाते हैं, नाम भी कमाते हैं, पैसा भी, जिनमें रोनाल्डो और मेसी भी हैं, कि अगर वो अल नसर क्लब सऊदी अरब की तरफ से खेलते हैं तो वहाँ जान मारते हुए दिखाई देते हैं, हाईएस्ट जो है सबसे ज़्यादा गोल करते हैं। पुर्तगाल की टीम खेल रही थी तो आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, वो किस कदर जज्बाती हुए हैं जब उनकी टीम जीती है। और इसके बाद क्योंकि आजकल के दौर में फुटबॉल जितनी पसंद की जाती है, इतना ही रोनाल्डो और मेसी का मुकाम है दुनिया फुटबॉल में। और ये भी कहा जाता है कि इन दोनों के बगैर जो है मुकाबले जो हैं वो बेरंग होंगे। यकीनन एक अच्छे प्लेयर हैं और उसी डेडिकेशन के साथ खेलते हैं। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। तीनों पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।